कॉमेडियन समय रैना का कमबैक, उनका कॉमेडी स्पेशल स्टिल अलाइव, जिसने यूट्यूब, फिर इंस्टाग्राम, फिर ट्विटर और फिर पूरे इंटरनेट को कैप्चर कर लिया। पहले दिन 10 मिलियन, दूसरे दिन 20, तीसरे दिन 30। जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तब तक 40, लाइफ टाइम 50 मिलियन व्यूज होंगे। भाई कमबैक ऐसा होता है तो डाउनफॉल सबका होना चाहिए। नमस्कार, आदाब, दिस इज सार्थक एंड वेलकम बैक ऑन द संडे शो। वो शो जहां हम करेंगे न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। इफ यू आर नॉट लिविंग अंडर द रॉक, पिछले साल समय रैना का शो इंडियाज गॉट टैलेंट इंडिया का सबसे वायरल शो था, जिसके बाद उसका ये वाला एपिसोड बहुत कंट्रोवर्शियल रहा। बियर बाइसेप्स ने इसमें एक लाइन बोल दी जिसके बाद इंडिया भर में त्राही त्राही हो गई। वुड यू रादर? एक लाइन के पीछे इनका शो बंद हो गया, इन पे FIR हो गई, इनको जेल हो गई, इन पे UAPA लग गया। What? वो सोना मांग चुका था। बट जब ये सब हो रहा था, उसके पीछे बैकग्राउंड में क्या चल रहा था? समय रैना हैज मेड हिज एक्सपीरियंस इनटू अ स्टैंड अप स्पेशल। यूट्यूब पर आप जाके देख सकते हो, 3-4 हाईलाइट है उसकी। एक इंटरनेट पर सब कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, बियर बाइसेप ने इनकी गाड़ी बेच दी, कश्मीरी पंडित्स ने वैली छोड़ करके ठीक किया, और अगर लोग हंसना बंद कर देंगे तो सवाल पूछना शुरू कर देंगे। He cooked beer bicep and बजरंग दल in the same video. समय भाई is the goat। यार उसकी एक लाइन है कि फिर वो आ जाएंगे झंडे वाले, उनको तो कल PPT भी नहीं बनानी। भाई तू असम की सरकार गिरा देगा क्या? अगर इसने असम की सरकार गिराई तो हेमंता समय रैना का छैना बना देगा। वीडियो आने के बाद लोगों ने बोला कि दिस इज हाउ यू स्टैंड अप टू पावर। समय के साथ एक और कॉमेडियन जो इस समय लाइमलाइट में है वो है कुणाल कामरा, जिन्होंने हाल ही में कहा है कि वो महाराष्ट्र की प्रिविलेज कमेटी से अपने जोक्स के लिए सॉरी, माफीनामा, अपॉलॉजी कुछ नहीं मांगेंगे। वीडियो तुमने देखा होगा तो याद हो कि इनकी गरेबान तब छोड़ी थी जब कुणाल कामरा की पकड़ी थी। जब कुणाल कामरा ने वीडियो डाल के वो पैरोडी सॉन्ग निकाला था जिसमें महाराष्ट्र के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे को गद्दार बोल दिया था। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। जिसके बाद हैबिटेट में तोड़फोड़ हुई थी, इनको कॉल गया था, पूछा था कहां रहते हो। तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई। प्रिविलेज कमेटी ने कुणाल कामरा को अपने उस पैरोडी सॉन्ग के लिए माफी मांगने को कहा था, और कुणाल कामरा ने कहा कुणाल ने कहा रेवोल्यूशन जोक हो या जोक रेवोल्यूशन हो, पर कुछ तो है। अगर मैंने यहां पे जोक के लिए माफी मांग दी, इट वुड सेट अ बैड प्रेसिडेंट। मतलब आजकल वैसे ही वो टाइम लग रहा है जब लोगों को एक चुटकुला पसंद नहीं आता तो या तो वेन्यू तोड़ देते हैं या कॉमेडियन। तो एक कॉमेडियन होके अगर वो एक जोक के लिए माफी मांग देते हैं तो एक गलत एग्जाम्पल सेट होगा, फिर हर दूसरे कॉमेडियन को बोलने लगेंगे लोग, कह रहे तुम्हें ये जोक पसंद नहीं आया, तुम्हारा ये जोक पसंद है, तू भी माफी मांग, तू भी माफी मांग। एंड टू माय सरप्राइज इसके बाद कुणाल कामरा की दोनों साइड से तारीफ हुई। तो लेफ्ट वाले तो इनकी टीम में थे ही, राइट वाले भी कह रहे हैं वी माइट नॉट लाइक योर फेस बट वी लाइक यू हैव अ स्पाइन। और इस हफ्ते इन दोनों कॉमेडियन की न्यूज एक चीज बताती है, सिखाती है, समझाती है कि आफ्टर ऑल इट्स अ ब्लडी जोक। यू शुडंट बी टारगेटेड फॉर अ जोक इन अ डेमोक्रेसी, और योर डेमोक्रेसी इज अ जोक। चलो अगली अपडेट लेते हैं US ईरान वॉर की। जो चल रहा है रुक गया। इनको छोड़ो, उनको भी नहीं पता। अभी पिछले हफ्ते कितना कलेश हुआ है पता है तुम्हें? पहले सब कुछ चल रहा था, ट्रंप ने ईरान से बोला सुनो तुम स्ट्रेट अप वो हरमूज खोल दो, बहुत दिक्कत हो रही है, मेरे एलाइज का शिप नहीं निकल पा रहे, मैं बहुत प्रेशर आ रहा है, मैं हमला कर दूंगा, समझो। नहीं खोलेंगे। तुम समझ नहीं रहे हो, मैं हमला कर दूंगा, नहीं खोलेंगे। 1 हफ्ता दे रहा हूं, जल्दी खोलो, नहीं खोलेंगे। ठीक है 3 दिन, नहीं खोलेंगे। 48 घंटे का टाइम है तुम्हारे पास, बोल रहे हैं ना नहीं खोलेंगे। तेरी जबान बहुत चलती है, हाँ ज्यादा चलते हैं, मेरी पावर को मत भूल, याद रखने की जरूरत भी नहीं है। और मुझे लगता है इन दोनों की लड़ाई में ना पूरी दुनिया सीरियस है, बस यही दोनों नहीं है। ट्रंप ट्वीट करके धमकी दे, ईरान वाले मजे ले लें। ट्यूसडे 8 PM ईस्टर्न टाइम, ईरान एम्बेसी इन जिम्बाब्वे। सर 8 PM इज नॉट गुड, कुड यू प्लीज चेंज इट टू बिटवीन 1 PM एंड 2 PM, और इफ पॉसिबल 1 or 2 AM? थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। ट्रंप प्लीज टॉक, वी आर बोर्ड। जितनी भी ईरान के एम्बेसी के हैंडल है, लग रहा है कि किसी ना किसी स्टैंड अप कॉमेडियन को दे रहे, हर रोज सुबह ट्रंप की टांग खींच दें। एक दिन ट्रंप को आ गया गुस्सा, उसने बोला सुनो तुम्हारी पूरी सिविलाइजेशन खत्म होने वाली है, गॉड ब्लेस द ग्रेट पीपल ऑफ ईरान, प्रेज बी टू अल्लाह। वहां ईरान बोल रहा है चल नोबेल पीस ऑफ शिट प्राइज, बोर्ड ऑफ पीस, ऑपरेशन एपिक कप। इस वॉर में प्लान से ज्यादा मीम्स बने हैं। वो कह रहा स्ट्रेट खोल दो, कहता वी हैव लॉस्ट द कीज, चाबी नहीं है हमारे पास, मालिक कहां से खोल दें। और जो चीज तुम्हारे स्कूल की मॉर्निंग असेंबली में होती है वही इंटरनेशनली हुई। US के डिफेंस सेक्रेटरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देने आए, गलती से उनकी
ईरानियन एम्बेसी इन केन्या ने ट्वीट किया, खुल गया स्ट्रेट। ये मीम रिव्यू ही वॉर रिपोर्टिंग है दोस्तों, क्या करूं मैं। फिर हुआ क्या, पाकिस्तान बीच में आ गया, बोला रुको, ये खून कब तक बहाओगे, दुश्मनी का बीज कब तक बोओगे। बोल दिया उन्होंने कि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स फॉर पीसफुल सेटलमेंट इज गोइंग इन द मिडिल ईस्ट, चिंता मत करो दुनिया, पाकिस्तान सब ठीक कर देगा। ऊपर लिखा था ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम्स मैसेज ऑन एक्स। बट यहां पे लोग मजे लेते रह गए, पाकिस्तान ने कर भी दिया। 5 बजे ट्रंप को हमला करना था, 3 बजे तक सब सुसु रोक के बैठे थे, तभी पाकिस्तान के पीएम का ट्वीट आता है कि सुनो बातचीत हो गई है, यहां वहां से हमने एक सीज फायर हो गया है, इफेक्टिव इमीडिएटली। वहां ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला, 10 पॉइंट सीज फायर ब्रेकडाउन दिया। वहां यूएस ने बोला कह रहे ये तो हमसे कोई डील नहीं हुई थी, ये तो कोई क्लॉज में ही नहीं था, पाकिस्तान क्या किया है तुमने। तो पाकिस्तान ने बोला रुको रुको रुको, आप जो कह रहे हो आपका भी ठीक है, आप जो कह रहे हो आपका भी ठीक है, बैठ के बात करते हैं, आओ इस्लामाबाद। इधर सीज फायर हुआ, वहां लेबनान में वायलेट हो गया, वहां पे मिसाइलें चल गई, ये मियां खलीफा रोने लगी कि इतने बॉम्ब तो मेरे पे नहीं, कि मेरी कंट्री को क्यों देखो ये पर्सनली हर्ट होता है। एक पॉइंट पे बुर्ज खलीफा पे हमला हो जाए, मियां खलीफा को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूएस ईरान विद ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, मियां पे बात आई तो देश का युवा चुप नहीं बैठेगा। तू क्या जाने है देश में मियां के कितने दीवाने हैं। एवेंजर्स आर यू रेडी भाई, लोग अपने अपने हथियार आक्रमण। आए द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका रिक्वेस्ट यू टू पुट एन एंड टू दिस वॉर। क्या पूछ लिया भाई। फिलहाल इस्लामाबाद में पीस टॉक्स चल रही हैं और ये सब कराने के लिए पाकिस्तान ने अपने पीएम शहबाज शरीफ के लिए नोबेल पीस प्राइज भी मांग लिया है। साला बड़ी बड़ी पोजीशन पे सारे मैन चाइल्ड बैठे हैं, पीस किसी को नहीं चाहिए, पीस प्राइज सबको चाहिए। पीस प्राइज आएगा कैसे, स्ट्रेट तो खुलवा दो। ओके, जोक रिमाइंड्स मी, इन दिनों बंगाल और असम में चुनाव चल रहे हैं एज यू नो, और इसी बीच कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन पवन खेड़ा ने बखेड़ा किया। एंड इफ यू थिंक दैट्स गुड राइमिंग, जस्ट वेट अप। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की वाइफ रिनिकी भोयान शर्मा पे आरोप लगाए कि उनके पास 3 फेक पासपोर्ट्स हैं। इनफैक्ट फेक पासपोर्ट के साथ साथ दुबई में अनडिक्लेयर्ड प्रॉपर्टीज हैं। कहा कि पति की फेक आइडेंटिटी है, करप्ट मिनिस्टर है, इनके पास करोड़ों की संपत्ति है जो उन्होंने अपने इलेक्शन एफिडेविट में मेंशन नहीं की। कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 पासपोर्ट। पत्नी या पति अगर चुनाव लड़ते हैं तो अपने एफिडेविट में तो लिखते होंगे, दिखाते होंगे। उनका एफिडेविट देख लीजिए, ये सब मैं आपको भेजने भी वाला हूं। एफिडेविट में दुबई की इन दोनों प्रॉपर्टीज का जिक्र क्यों नहीं है। और कॉन्फ्रेंस ने सिर्फ एलिगेशन नहीं, धीरे से ताना भी मार दिया कि तुम तो मुस्लिमों के बहुत खिलाफ हो, तो ये मुस्लिम मेजॉरिटी देश में तुम्हारी 2-2 प्रॉपर्टीज कैसे हैं, मामा मामी के साथ मिलकर जनता को मामू बना रहे हो। गुड क्वेश्चन। और उसके बाद हेमंता बिस्वा शर्मा का रिप्लाई सुनो तुम। पवन खेरा बन जाएगा पवन फेरा। तो मैं दूंगा। डजंट एंड हियर, नेक्स्ट वन। पवन खेरा एक गंदू आदमी है। क्या बोला, क्या करेगा तू। मैं इसको दूंगा। भाई साहब आप तो गाली के लिए समय रैना पे एफआईआर कर रहे थे। आसाम के सीएम नहीं कर दिया है, आसाम में क्या बिगाड़ा मैंने यार। और भाई फुल मैदान में उतर गए, कह रहे कि सब झूठ है, अगर ये सब सच मिल गया तो फिर रिनिकी शर्मा को गोली मार देना। पासपोर्ट केखन লৈ আহক, ডুপ্লিকেট যদি পवन খেৰাক জেল দিয়ক আৰু সঁচা যদি ৰিনিকি ভূঞা শৰ্মাক গুলি মাৰি মাৰিব। देखो सीएम साहब, छोटा मुंह बड़ी बात, आपने स्टेटमेंट तो दे दिया पर थोड़ा सोच समझ के बोला करो, घर के मिनिस्टर आप नहीं हो। यहाँ पे उनकी इलेक्शन चल रही है, इन्हें मतलब ही नहीं है, लल्लन टॉप वालों से लड़ाई कर बैठे। मेरा लैंग्वेज लालन तब से हमेशा अच्छा है। आपका लैंग्वेज से लल्लन टॉप को आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए सर। ही इज कॉपिंग ट्रिक्स फ्रॉम द ट्रम्प प्लेबुक कि अगर कोई मीडिया वाला सवाल पूछे तो पहले उसके चैनल को गाली दे दो। आपकी लैंग्वेज, सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की लैंग्वेज अनपार्लियामेंट्री हुई क्योंकि आपने दूंगा ये सब चीजें कही। कहता दूंगा, केड़ा का पेड़ा बना दूंगा। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। और इनका कॉन्फिडेंस ना ऐसे ही नहीं आया, क्योंकि इन्हें पता है कांग्रेस वालों ने यहाँ पे गलती कर दी, क्योंकि बेसिक चेकिंग वहां पे नहीं हुई। कांग्रेस ने जो वहां पे डॉक्यूमेंट दिखाए वो फेक थे, पासपोर्ट किसी और का था, फोटोशॉप करके रिनिकी की फोटो लगा के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। जिस कंपनी के नाम पे उन्होंने बिजनेस एसेट की बात की, वो कंपनी 2 दिन पहले रजिस्टर हुई थी। मतलब क्या बेसिक रिसर्च ही नहीं करते ये लोग। जिसमें रिनिकी शर्मा ने ट्वीट करते हुए बोला कि आपकी सिर्फ तपस्या में ही नहीं, एआई जनरेशन और फोटोशॉप में भी कमी रह गई, अभी रुक जाओ केस करवाती हूं। और कर भी दिया इन्होंने केस, रातों रात एफआईआर की, और असम पुलिस पवन खेड़ा को अरेस्ट करने के लिए दिल्ली में उनके घर पहुंच गई। वो रातों रात भग के हैदराबाद चले गए। बाद में वहां से वीडियो बना के बोल रहे कि जी हमारा काम तो ये सवाल पूछना है, इन्वेस्टिगेशन करना आपका काम है। आप जवाब देने की जगह
सबको गाली दे रहे हो, पुलिस छोड़ रहे हो, आप डराने की कोशिश कर रहे हो, आपको लगता है हम डर जाएंगे? भाई साहब ये कैसी पॉलिटिक्स खेल रहे हो आप, जहां पे आपको पता है कि आप गलत हुए तो सामने वाला पॉलिटिक्स नहीं खेलेगा। अगर असम में कोई हेमंता बिस्वा शर्मा को जानता है तो तुमको अगर आरोप लगाने भी थे तो उसके लिए फोटोशॉप की जरूरत नहीं थी, बेसिक रिसर्च करते मिल जाता कुछ। ये बना दिया यार, बताओ साला चैट जीपीटी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे, फिर बाद में विक्टिम कार्ड खेल रहे हो। फिर वो बोल रहा है वहां पे खेड़ा का पेड़ा बना दूंगा यार। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस लड़ रही है, वहां पब्लिक को खूब मजे आ रहे हैं। कोई ट्वीट करके कह रहा है दिस टाइप ऑफ फाइट आई पे माई इंटरनेट बिल फॉर। ब्रो यू ऑल्सो पे टैक्सेस। गोभी है तो पम्पकिन है, गोभी है तो पम्पकिन है, कहीं से भी आ जाता है ये ट्वीट। अगली वायरल कंट्रोवर्सी हुई ऑन सौरभ द्विवेदीज कमेंट ऑन एक्टर राजपाल यादव। दरअसल चेतक स्क्रीन अवार्ड्स चल रहे थे विद इंडियन एक्सप्रेस। आपको पता है सौरभ द्विवेदी आजकल इंडियन एक्सप्रेस में जाकिर खान के साथ वो शो लाइव होस्ट कर रहे थे। नाउ रिमेंबर द वर्ड लाइव बिकॉज ये कीवर्ड है। बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई इस इवेंट से। एक तो आलिया भट्ट जो वो बोल रही हैं, उनके जोक्स लैंड नहीं कर रहे, पूरा रूम डेड है। 2019 में हम मोहित सूरी की पिक्चर थिएटर में पॉपकॉर्न खाते हुए देखते थे। 2026 में हम मोहित सूरी की पिक्चर थिएटर में आईवी लगाते हुए देखते हैं। 7 करोड़। फिर जाकिर खान लोगों से बोल देता है कि धुरंधर के बाद तो बैंड्रा वालों की बहुत जली है, लेकिन सबसे ज्यादा वायरल रहा राजपाल भाई, डॉलर रुपया कितना भी ऊपर नीचे हो आपको उतने ही पैसे लौटाने पड़ेंगे जितने उधार हैं। उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट ये है कि राजपाल यादव रिसेंटली बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल किए हैं। उन पर कई सारे लोगों ने धोखाधड़ी, फॉर्जरी के आरोप लगाए हैं, चेक बाउंस हुए थे और उसको लेकर वो हाल ही में जेल भी गए थे। तो उसी को लेकर सौरभ द्विवेदी ने एक तंग कसने की कोशिश की, बट दैट डिड नॉट लैंड वेल। और जैसा वो लाइव क्योंकि हो रहा था, तो जैसा रिकॉर्ड हुआ जब उन्होंने बोला और राजपाल यादव का जो चेहरा उसमें कैप्चर हुआ है, इट वाज अ मैन हु वाज लाइक डाउन एंड आउट। और बहुत पंचिंग डाउन लगा सौरभ द्विवेदी का वो कमेंट। बहुत लोग ऑलरेडी क्रिटिसाइज कर रहे थे कि जब ऑलरेडी आदमी गिरा हुआ है तुम क्यों उस पर जोक कर रहे हो। और भूचाल तब आता है जब सलमान खान उस पर ट्वीट कर देते हैं कि राजपाल भाई आपको सब जानते हैं, आपने अच्छा काम किया है, बार बार आपको इसलिए साइन करते हैं क्योंकि आप वैल्यू लेके आए, अपने काम से एक वैल्यू दिखाओ। सौरभ द्विवेदी को डायरेक्टली कुछ नहीं बोला, बट बिना बोले ही बहुत कुछ बोल गए। मजाक उड़ाओगे। जिसके बाद राजपाल यादव का क्लैरिफिकेशन आया जिसमें उन्होंने वीडियो बनाई कि ऐसा कुछ नहीं है। चेक बाउंसिंग, युद्ध, इकोनॉमी, ऊपर नीचे, एक जनरल पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा स्क्रिप्ट बनाने का प्रयास किया। कभी कभी फिल्मों में होता है, हम सीन डिजाइन करते हैं लेकिन सीन का जो मीनिंग वो सही तरीके से ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाता है। सौरभ द्विवेदी, जाकिर खान भाई जैसे है और वो इवेंट में हो रहा था, लोग गलत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले गए, बट ऑब्वियसली डिड नॉट सेट अ राइट एग्जांपल। अब देखो समय रहना कि स्टैंड अप के बाद तुम सीख गए होगे कि जोक मारना अपने आप में एक स्किल होती है, एंड जोक इज ऑलवेज ऑन द एक्सपेंस ऑफ समथिंग और समवन। किसी को हंसी आएगी तो किसी की खिल्ली उड़ेगी। अब सौरभ द्विवेदी का वो जोक जैसे उन्होंने मारा, चाहे उनका इंटेंशन अच्छा हो, पर जैसे वो पोर्ट्रे हुआ और जिस तरीके से उन्होंने बोला वो उतनी अच्छी तरीके से लैंड नहीं कर पाया, एंड ही केम अक्रॉस एज इनसेंसिटिव। अब देखो ये ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी ने कोई जोक मारा हो जो ऐसा लगा हो, बट मुझे लगता है ये ऐसे इसलिए हो क्योंकि ये लाइव हो रहा था। एंड आई विल एक्सप्लेन इन जस्ट अ मोमेंट। एक कमेंट पढ़ के सुनाता हूं। राजपाल यादव का रिएक्शन बहुत मैच्योर था, वरना ये और बड़ा कंट्रोवर्सी बन जाता। आप क्या सोचते हो सार्थक, पब्लिक को इतना ऑफेंड होना चाहिए था? देखो मुझे लगता है भाई प्रॉब्लम ये हुई कि ये वाला जो पूरा इवेंट था ना, ऐसा नहीं है कि ऐसे जोक और क्रैक नहीं हुए या फिर ऐसे पर्सनल अटैक्स और पहले नहीं हुए हैं। और कभी कभी आप जोक क्रैक करते हो तो बहुत थिन लाइन होती है कि कब आप किसी को जोक कब वो एक ना फन तरीके से लिया जा रहा है, इन गुड फेथ लिया जा रहा है, कब वो पर्सनल अटैक हो जाता है। और ये अवार्ड शोज में बहुत होता है। प्रॉब्लम यहाँ हुई, ये लाइव इवेंट था तो जो इवेंट वाले हैं ना वो उसको कट नहीं कर पाए, ट्रिम नहीं कर पाए, उसमें कोई फिलर शॉट्स नहीं लगा पाए लोगों के हंसने के, है ना। वरना ऐसा होता है अगर एडिटेड होता ना, लाइव नहीं होता, तो यहाँ ये जोक मारते, वहाँ राजपाल यादव हंसते, यहाँ पे अमिताभ बच्चन हंस देते, यहाँ खी खी करके कोई सुनील ग्रोवर आके वहाँ पे कॉमेडी करते, सब निकल जाता। लाइव था तो लोगों ने राजपाल यादव के चेहरे पे वो एक्सप्रेशन देख लिया जो वो छुपा भी नहीं पाए कि अरे यार, तो वहां दिक्कत हो गई। ये वाली मूवीज देख के लगता है यार कि एक टाइम हुआ करता था जब सोशली रेलेवेंट मूवीज बना करती थी। ऐसी मूवीज बना करती थी जो समाज को आईना दिखाती थी, जो समाज से सवाल करती थी, लोगों की प्रॉब्लम्स के बारे में, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स के बारे में बात किया करती थी। याद है अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी गब्बर,
उसमें एक सीन था जिसमें वो पेशेंट अंदर मर जाता है और हॉस्पिटल वाले बिल बनाते रहते हैं और पकड़ लेता है। उसमें प्रॉब्लम बताई गई थी कि कैसे कुछ हॉस्पिटल वाले सिर्फ बिल बनाने के लिए जानबूझ के पेशेंट को लंबे टाइम तक अस्पताल में रखते हैं, और ये रियल लाइफ से इंस्पायर होती है। चंडीगढ़ से एक घटना हुई जहां पर एक फिजिशियन डॉक्टर ने अपने हॉस्पिटल से पहले ही दिन पे रेजिग्नेशन दे दिया, और ऐसा उन्होंने क्यों किया? मोरल रीजंस के चलते। हॉस्पिटल काफी रेप्यूटेड था, उन्हें सैलरी भी अच्छी मिल रही थी, सब बढ़िया था, क्योंकि डॉक्टर ने आरोप लगाया कि वो हॉस्पिटल मेडिकल से ज्यादा फाइनेंशियल एस्पेक्ट को ज्यादा कंट्रोल करता था। मैं पहले दिन गई वहाँ पे और मुझे मालूम पड़ा कि उनको फिजिशियन सिर्फ नाम के लिए चाहिए था। जो हॉस्पिटल की ओनर डॉक्टर थी वो सारे पेशेंट्स खुद मैनेज करती थी। हर पेशेंट जो एडमिट हो रहा है उसको जितना हो सके आईसीयू में रखो, जितने दिन हो सके उतने दिन आईसीयू में रखो। नाम मेरा और गलत काम उनके। उन्होंने ये आरोप लगाया ऐसा उनको हॉस्पिटल के मालिक ने करने को बोला, जो कि खुद एक डॉक्टर है, और उन्होंने ऐसा इसलिए करने को बोला क्योंकि आगे जाके अगर कहीं कोई सवाल उठे तो वो बोल सके कि अरे वो तो ये डॉक्टर काम कर रही, इन्होंने रेकमेंड किया, हमारी पॉलिसी थोड़ी है। रियलिटी ऑफ हॉस्पिटल्स, एटलीस्ट न्यू डॉक्टर्स लाइक हर नीड टू स्टैंड अप फॉर व्हाट इज राइट। सम हॉस्पिटल्स आर कीपिंग द नेम प्लेट ऑफ डॉक्टर्स, बट एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट सम अदर डॉक्टर्स आर सीइंग द पेशेंट। ये भी हो रहा है, कितने स्कैम हो रहा है भाई साहब। शी नोज बट हाउ कैन पेशेंट नो दैट दे आर मैनिपुलेटेड। हमारे पास तो कोई जरिया नहीं होता भाई, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो मेडिकल सर्विसेज को सर्विसेज लेके ही नहीं जाते, वो तो कहते हैं डॉक्टर साहब भगवान है, आप बताओ, जो आप दवाई बोलोगे वो लेके आएंगे, जो आप टेस्ट बोलोगे वो करवाएंगे, क्योंकि वो लोग इतने भोले होते हैं, उन्हें लगता है कि डॉक्टर ने अगर लिख दिया मतलब पत्थर की लकीर, ये दवाई तो चाहिए, ये टेस्ट तो होना है। और ऐसे कितने सारे लोग हैं जो मेडिकल बिल्स की चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठते हैं, अपना सारा पैसा खो देते हैं, दुकान बेच देते हैं, मार्केट से ब्याज पे पैसा उठा देते हैं, जो उनका एक बार का मेडिकल बिल आया सालों तक उसको रीपे करते रहते हैं। और पेशेंट को फिर भी बेड मिल जाए तो उसके परिजन तो बाहर ऐसे अस्पताल के खुले में पड़े रहते हैं महीनों। हम लोगों ने इस हफ्ते एक वीडियो डाली हुई है, आरजीकर हॉस्पिटल गए थे कोलकाता के, और वहाँ पे केस कैसे, वहाँ पे पेशेंट्स, उनके घर वाले कैसे गुजारा कर रहे हैं अपना, क्या उस अस्पताल की, वहाँ पे मरीजों की, उनके परिजनों की क्या हालत है, एक बार वो वीडियो जाके देखना, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। लोग को एक पेशेंट देखे जिनको खून की जरूरत थी, पर जो उनको खून चाहिए था वो ब्लड बैंक में अवेलेबल नहीं था। उनको लेके गए, 8,000 रुपया मांगा, 2 पाउच चाहिए था, एक पाउच दिया, 1 पाउच दिया, बाकी नहीं दिया, भाग गया पैसा लेके। इलीगल तरीका होता है। वहाँ पे कई सारे ऐसे लोग थे जो अपना कार्ड दे के घूम रहे थे, एक कार्ड हम लोग के हाथ भी लगा। ब्लड डिलीवरी का अलग से प्रॉपर चल रहा है कि अगर आपको खून चाहिए तो आप यहाँ पे फ़ोन लगाओ और आपको खून मिलेगा, पैसे लगेंगे। आपको कोई डोनर कार्ड नहीं चाहिए, आपको बस एक गांधी कार्ड चाहिए। अगर एक इंश्योरेंस स्पॉन्सर होता है तो मजेदार बात होती, लेकिन बट फिर तुम मेरी बात को इतना सीरियसली नहीं लेते तो रहने दो। एक हाई कोर्ट का ऐसा डिसीजन जिसकी देश भर में चर्चा हुई, जहां पर मदुरई हाई कोर्ट ने कस्टोडियल डेथ के एक मामले में 9 पुलिस वालों को सजाए मौत सुना दी। कॉन्टेक्स्ट समझ लो, ये केस है कोविड के टाइम का। कोविड का टाइम याद है ना, लॉकडाउन लग गया था, सब घर के अंदर थे, पर हम में से कुछ ही ऐसे प्रिविलेज थे जो घर के अंदर बंद होकर अपना घर चला पा रहे थे, लेकिन कई सारे और लोग परेशान हुए थे। धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शन खुले थे, पहले कर्फ्यू टाइमिंग लगाई गई थी। ऐसे टूटीकोरिन डिस्ट्रिक्ट में हुआ था जहां पर एक बाप बेटा दुकान चलाते थे और उनको पता नहीं चला कि कर्फ्यू टाइमिंग हो गया और उनकी दुकान थोड़ी देर तक खुली रह गई। पुलिस वाले आए, दोनों को उठा करके ले गए, हवालत में बंद रखा, मारपीट हुई, अगले दिन वो अस्पताल में भर्ती हुए और 3 दिन बाद बाप बेटे दोनों की मौत हो जाती है। जब सीबीआई के पास केस पहुंचा, 5 साल तक इन्वेस्टिगेशन हुई, 100 से ज्यादा विटनेसेस को इंटरव्यू किया गया, तब पता चला कि पुलिस वालों ने कस्टडी में इतना मारा था इन लोगों को कि इनके अस्पताल में मौत हो गई। एंड दिस इज जस्ट वन केस विच केम आउट। वरना ऐसे जो कितने सारे प्रवासी मजदूर हैं जिनके पास खाने को नहीं था, नौकरी से चले गए थे, पैसा नहीं, खाना नहीं, और घर वापस जाने को ट्रांसपोर्ट नहीं, तो अपना बोरिया बिस्तर लाद के सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल दिए थे, और उस टाइम पे भी पुलिस उनको मारा करती थी। और उनकी वीडियो कुछ लोग वायरल करके ट्विटर पे कहते थे, देखो कोरोना स्प्रेडर्स। ऐसे ही मौके होते हैं दोस्तों, जो मुझे लगता है जब अपनी लाइफ में आप प्रिविलेज और एम्पैथी सीख सकते हो, कि अगर आप घर में रह रहे थे, लॉकडाउन में रह पा रहे थे, वो आपका एक प्रिविलेज था। लेकिन जिनके पास क्वारंटीन लॉकडाउन होना भी एक ऑप्शन नहीं था, जब उनको मारा जा रहा था, तो उनका मजाक ना उड़ाना एम्पैथी। चलो अगली इंपॉर्टेंट खबर बंगाल से। आपको पता है कि इन दिनों इलेक्शंस आने वाले हैं, और इसी बीच इलेक्शन कमीशन ने अपने फाइनल इलेक्टोरल रोल निकाले, जिसमें बंगाल के 91 लाख वोटर्स का नाम लिस्ट से काट दिया गया। 91 लाख का नाम काटा, जिसमें से 27 लाख को नॉट एलिजिबल कैटेगरी में डाला। ऐसे ही तमिलनाडु में 74 लाख, गुजरात में 68 लाख, और फाइनल एसआईआर के बाद यूपी में 2 करोड़ वोटरों का नाम लिस्ट में नहीं है। 2 करोड़, मोर देन ऑस्ट्रेलियाज एंटायर वोटिंग पॉपुलेशन इन वन स्टेट। और खतरनाक रीजन दिए गए, कुछ लोग एब्सेंट थे, कुछ लोग घोस्ट वोटर्स थे, और 3.5 लाख लोगों का नाम काटा फॉर अ लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर क्या? डेमोक्रेसी नॉट फाउंड 404।
सलीम आजाद भाई ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं वी आर हेडिंग टुवर्ड्स डिक्टेटर। क्या वीडियो गिरा दे रहे हैं क्या आजकल? ये अच्छी बात हुई, सही है, इतने लोग हैं जबरदस्ती सबको वोटिंग देने की जरूरत है, क्या करेंगे सब वोट देके? जब चुनाव किसको जीतना है वो पहले से पता ही है, तो इतने लोगों को वोट देने के क्या मतलब है? फालतू का जाएंगे बूथ तक, पेट्रोल वेस्ट करेंगे। वैसे ही पेट्रोल इतना महंगा आ रहा है, आजकल एलपीजी भी नहीं हो रहा, और ये सब वो फालतू का वोटिंग, नाम कट्टा कौन सी, यहाँ आदमी का कट जाता, इंसान कौन सी बड़ी बात है? इन्होंने काफी सारे टूरिस्ट प्लेसेस, खासकर कि ऋषिकेश से बहुत ज्यादा वीडियोस वायरल हो रही हैं। कहीं टूरिस्ट और लोकल में हाथापाई हो जाती है, कहीं कोई गंगा किनारे गंदगी फैला रहा होता है, कोई दारू पी रहा होता है, और ऐसी वीडियो वायरल हुई इस हफ्ते जहां पर एक कपल नदी किनारे दारू पी रहा था, जहां पर लोकल्स ने उनकी वीडियोस बना ली। ये हम पे लगा रहे हैं फ्रॉड केसेस, फ्रॉड केस। और हाँ मैम हम भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। एक तो ये HR नंबर प्लेट, ये HR वाले हर जगह जाके ना तांडव मचाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स। और मजे की बात, लड़की को जिस चीज पे शर्म आनी चाहिए उस चीज पे घमंड आ रहा है। मैं कहूँगी कोई भी हरियाणा वाले इनकी बॉडी से नहीं आएगा। तो सामने वाला कहता है कोई जरूरत नहीं, हमें जरूरत नहीं, हरियाणा वाले तो ऐसे भी नहीं कराते हम। सूरज भाई बोलते हैं पूरी हरियाणा की बेइज्जती कराएगी फ्यूचर टेंस। फिर बोलते हैं पुलिस बहुत ज्यादा मारती है। ये चुड़ैल नाश्ते में मेंढक खाती है क्या? इतनी गंदी आवाज है, टेंटे। ब्रो हेजिटेट। पहाड़ों में ये हरियाणा और पंजाब के कुछ टूरिस्ट ही सबसे ज्यादा गंद मचाते हैं, ये तो मैंने देखा है। जो पहाड़ी लोग हैं वो सबसे ज्यादा आसपास के स्टेट वालों चिढ़ते हैं। अगर आप हिमाचल चले जाओ, उत्तराखंड चले जाओ, वो हरियाणा पंजाब वालों से परेशान है। आप दार्जिलिंग सिक्किम चले जाओ, वो बंगाली बिहारी से परेशान है, और यूपी वालों से तो सभी परेशान है। रिप्रेजेंटेशन लेके बोल रहा हूं। और फिर भी पहाड़ों पे अपने यहाँ के लोकल थोड़े अच्छे हैं। एक और वीडियो वायरल हुई नेपाल से, जहां पे नेपाल में एक इंडियन टूरिस्ट ने थूक दिया, वहां एक लोकल आदमी ने देख लिया। इंडिया नहीं है भाई, ये नेपाल है, गंदा मत करना, और पानी डालो उधर, पानी डालो जल्दी। अरे आप लोग इंडिया से इतना बड़े देश से आते हो तो इधर गंदा कर दियो। भाई 2-4 जूता भी मार देता तो हम इंडियंस को दिल में ठंडक पड़ जाती। सिविक सेंस इतना हाई लेवल का है हम भारतीयों में कि नेपाली भाई भी फटकार लगा रहे हैं। गजब लोग हैं। और ये पता है हमारे अंदर एक बहुत बड़ी माइंडसेट प्रॉब्लम है, जहां लिखा रहता है ना यहाँ गंदगी ना करें, यहाँ ना थूकें, लोग उसको अपनी ईगो पे ले जाते हैं कि क्या बात कर रहा है, यहाँ ना थूकें। बहुत लोग आराम से आसपास से यहाँ पे आसपास में गंदगी फैलाते हैं। एंड प्रॉब्लम सिर्फ सिविक सेंस की नहीं है, कई बार प्रॉब्लम कॉमन सेंस की भी होती है। अभी इसी हफ्ते वीडियो वायरल हुई थी मध्य प्रदेश के सीहोर से, वहां से नर्मदा नदी निकलती है। तो कुछ लोगों ने वहां पर आस्था के नाम पे नर्मदा नदी में 11,000 लीटर दूध बहा दिया। ये कहीं डूब न जाए, पूरा टैंकर भर के आए थे, पूरा टैंकर ही बहा दिया नदी में। और ये पहली बार नहीं है, हरिद्वार में भी वो वीडियो वायरल होती रहती है जहां वो अंकल नदी को साफ करने के बहाने उसमें दूध डालता है। नदी को तुम दूध से कैसे साफ कर सकते हो? एक तो लॉजिक इज नॉट लॉजिकिंग। हमारे देश में वैसी दूध खुद अपने आप में प्योर नहीं है, उसमें भी लोग यूरिया मिला रहे हैं, और उस दूध को तुम पानी में मिला के क्या साफ कर रहे हो? प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि नदी में इनकी आस्था नदी के लिए ही जानलेवा है। केमिस्ट्री फेल इंसान को भी पता है कि जब आप वाटर में मिल्क मिलाते हो तो पानी की BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि पानी में ऑलरेडी बैक्टीरिया होते हैं जो मिल्क को ब्रेक डाउन करते हैं, और इस प्रोसेस में उनकी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। पानी में वैसे ही लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन होता है जो वहां के जीव जंतु मछलियों के लिए जरूरी होता है। और जब आप ऐसी हरकतें करते हो, हजारों लीटर दूध बहा देते हो, तो इतनी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है कि आगे चल के स्ट्रीम में नदी में मछलियां मर जाती हैं। ये और सिर्फ इकलौती वीडियो नहीं है, एक और वीडियो है जहां नदी में घी बहाया है। अब ये दूध घी इतने ज्यादा रिसोर्सेज यूज करके बनता है वो देश में जहां पे वैसे ही बच्चों को खाने को नसीब नहीं है। हमारे देश में हालत इतनी खराब है कि मिड डे मील में बच्चों को अंडा छोड़ो, चावल में नमक मिला के खिलाते हैं, और इन लोग को दिखाना है कि अरे हमारे यहाँ तो महायज्ञ हुआ है। और ये कोई आस्था वाली बात नहीं है, ये बात है शो ऑफ की। सीधा बताऊं क्या होता है, आसपास में कोई जमींदार आदमी होता है, अपनी रसूख दिखानी होती है, मंदिर में महायज्ञ करा दिया। अब कैसे गांव वालों को कैसा पता चले हमारा तो बहुत टौर है, बहुत जमीन है हमारे पास, इतने लीटर घी से हमने नदी का अभिषेक कर दिया, इतने टैंकर दूध हमने नदी में बहा दिए। जो हो रहा है वो बोल भी नहीं सकते, क्योंकि रिलीजियस सेंटिमेंट भी इतनी फालतू की चीज है ना, इससे हो ना हो मेरे बोलने से जरूर हर्ट हो सकते हैं लोगों के। Honestly, the most retarded shit to do. The milk could have been easily distributed to the poor, but nah, some random ass river needs it more. Needs? Doesn't
doesn't need it. So if Muslim has chicken biryani on Ganga, they go to prison. But if Hindu pollutes river with 11,000 लीटर of milk, nothing happens. नदी को गंदा करने से आपके आस्था सेंटिमेंट हर्ट हो रहे थे, तो वहां उन 11 लोगों को पकड़ के जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। इनका कुछ नहीं करोगे, क्योंकि दूसरा करे तो अंधविश्वास, अपन करें तो आस्था ही होगी। यही सब देख के तो कोई महान इंसान ने कहा है कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जो पीना है उसे फेंक देते हो और जो फेंकना है उसे पीते हो। I'll sip it like a beer. आप इसको पॉलिटिकल रिलीजियस मुद्दा बना सकते हो, मेरे लिए प्योरली इन्वायरमेंटल कंसर्न है। अगर आप भी वो समय रहना कहते हैं ना ट्रायंगुलर झंडे वाले हो, आपके दिमाग में वो बात नहीं घुसेगी। आपकी आस्था से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नदी में जाओ, पूजा करो, अभिषेक करो, लेकिन आपकी आस्था अनसाइंटिफिक नहीं होनी चाहिए। आप आस्था से जिस नदी को पूजने जा रहे हो और आपकी पूजा से उसी नदी को नुकसान हो रहा है, तो आपकी भक्ति, आपकी आस्था बहुत सरफेस लेवल है, सिर्फ दिखावटी है। आप भक्त नहीं हो, अंध भक्त हो, सही कहते हैं लोग। आप अपनी पूजा सामग्री लेके आओ, गंगा को खूब पूजो, लेकिन जिस थैली में वो लेके आए थे वही थैला अगर नदी में फेंक देते हो तो तुम धर्म का काम भले ही कर रहे हो पर अधर्मी हो तुम। गाय को पूजा करके उसके दूध को निकाल के उसे नदी में बहा के नदी के अंदर की मछलियां मार देते हो, तो तुम जीव जंतु को एक्सप्लॉइट करके जीव जंतु मार दे रहे हो। किस बात की हिंदू हो तुम? अंधविश्वास इतना बढ़ गया है कि बेसिक कॉमन सेंस की बातें करना देश में रेवोल्यूशन लगता है आज की डेट में। आज से कितने साल पहले ओ माय गॉड पिक्चर आई थी जिसमें वो सीन था जहां परेश रावल बोलता है कि दूध पूरा बहा दिया जा रहा है, वो पिलाया जा सकता था किसी गरीब को। और आज हमें ऐसी वीडियो देखने को मिलती है जहां आदमी दूध नदी में बहाता है, एक भूखी बच्ची आके उसमें भगोना लगाती है कि कुछ बूंदें मेरे पे गिर जाएं तो मेरे घर पे खाना बन जाए। आपके विश्वास से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। खूब तुम दूसरों को एंटी हिंदू बोल के अपना कलेजा ठंडा करते रहो, लेकिन तुम्हारा अंधविश्वास सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारा। और ये नेशनल लेवल पे कितना भद्दा मजाक बनता है, एग्जाम्पल दूं। इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान, ये देश के एजुकेशन मिनिस्टर है। अब भारत जैसा देश जो 1.5 अरब की आबादी है, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, उसका एजुकेशन मिनिस्टर क्या उसकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए कि यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सबसे ज्यादा हमारी यूनिवर्सिटी है, स्कूल एनरोलमेंट रेशियो बढ़े, ड्रॉप आउट रेशियो कम हो, सबसे ज्यादा रिसर्च पेपर हमारे हो, R&D पे ज्यादा खर्चा हो, अच्छा एजुकेशन सिस्टम हो, ये होना चाहिए। ये सब बातें मत करो, ये सब काम चाइना ऐसा फुक्कड़ देश करता है, विश्वगुरु देश करता है, साइंटिफिक टेम्पर की बातें। मैं अपने आप को ना बहुत अनपढ़ आदमी मानता हूं, लेकिन कुछ कुछ चीजें स्कूल में पढ़ी थी जो अगर नहीं पढ़ता तो दुनिया नहीं समझ पाता। जिनमें से एक था एक स्टैंडर्ड टाइम जोन, ग्रीनविच मीन टाइम, प्लस 5:30 कर लो तो इंडियन टाइम बनता है, फिर अमेरिकन टाइम, फिर यूरोपियन टाइम। टाइम जोन्स के हिसाब से आधी दुनिया चलती है। और ये दुनिया भर के जितने बड़े थिंकर, रिसर्चर, साइंटिस्ट थे, आर्यभट्ट से लेके आइंस्टीन से लेके APJ अब्दुल कलाम तक, सबने सोचा तब जाके कुछ बन रहा है। ग्रीनविच मीन टाइम। हमारे यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर आके कहते हैं कि उसको बदल के अब महाकाल स्टैंडर्ड टाइम करना चाहिए हमें फिर एक बार महाकाल स्टैंडर्ड टाइम MST की ओर इसको ले जा सकते हैं। अब इससे दो चीजें हुई, देश में झंडे लहर गए, ओ वाह जय श्री राम, विश्व गुरु, ये नैरेटिव फैल गया, दुनिया भर में मजाक बन गया कि तुम्हारे यहाँ का एजुकेशन मिनिस्टर ऐसी बातें कर रहा है, महाकाल स्टैंडर्ड टाइम। ये क्यों कर रहे हो सर? मजाक बना ही रहे हो तो अच्छे से बनाओ, GMT को गणेश जी स्टैंडर्ड टाइम कर दो। एक काम करते हैं ना, ऐसे लोगों के पास सरकार है, इलॉन मस्क से बात करके सारी सैटेलाइटों को उज्जैन के ऊपर जियो स्टेशन कर देते हैं। गलगोटिया तो बस झांकी है, असली बेइज्जती होना बाकी है। कोई और बोलता है वी वुड हैव मेड अ जोक, जब एजुकेशन मिनिस्टर बोलता है द जोक इज ऑन अस। एक आया था, उसने बोला था डार्विन की थ्योरी गलत है, ये बोल रहे हैं महाकाल स्टैंडर्ड टाइम। अभी आर्टिकल चिपकाना शुरू कर दिया ना कि कितने ऐसे जगह हैं जहां पर देश में स्कूल्स बंद हो रहे हैं क्योंकि एनरोलमेंट रेशियो कम हो रहा है। इट्स अ सैड स्टोरी। जब इसरो सैटेलाइट उड़ाता है और हमारी आंखें चमक जाती है ना, तो जब एजुकेशन मिनिस्टर ऐसे स्टेटमेंट देता है तो आंखें शर्म से गिर भी जाती हैं। GST के साथ कुछ राइम करने से डर ही लगता है, नहीं होना चाहिए BGST, बेड़ा गर्क स्टैंडर्ड टाइम। जस्ट व्हेन यू थिंक PM इज अ यूनिक स्पेसिमेन, मिनिस्टर्स प्रूविंग हिम दैट ही इज फार बिहाइंड। भाई राम राज्य आ गया है देश में, पूरा देश राम भरोसे है। तो साला होना ही। पोगो देखने वाले को एजुकेशन मिनिस्टर बना रखा है, कल बोलेगा भीम को डिफेंस मिनिस्टर बना दो। ग्रेट मूव, टाइम टू रिक्लेम हिस्टोरिकल ईयर नोटेशंस टू AD BC CE नहीं, बिफोर मोगली, आफ्टर मोगली एंड GCE, गलगोटी आयरा। किसी ने कमेंट किया मिनिस्टर है इसलिए अनपढ़ नहीं है, अनपढ़ है इसलिए मिनिस्टर है। इसी बीच एक सैड न्यूज आती है यूपी के वृंदावन से। लुधियाना से कई सारे श्रद्धालु वृंदावन में दर्शन करने आए हुए थे। यमुना के ऊपर बोट में थे, राधे राधे नाम जप कर रहे थे, तभी उनकी बोट पलट जाती। और जो लोग बोट पे सवार थे उनमें से ज्यादातर लोगों को तैरना नहीं आता। कुछ लोग बचा लिए जाते हैं पर 10 लोगों की डूबने से मर जाती है। और यूपी के CM ने इस पे कंडोलेंसेस भी दिए।
हमारे देश में अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। हर हफ्ते कोई ना कोई रिपोर्ट आके इस बात को साबित कर देती है। इस हफ्ते आई वेल्थ ट्रैकर इंडिया 2026 की रिपोर्ट, जिसने देश के सबसे अमीर बिलियनियर लोगों की संपत्ति को नापा, बताया कि उसमें कितना इजाफा हुआ है। पहले तो अमीर और गरीब में तुम डिफरेंस समझ लो। EMI के आईफोन से गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील की स्नैप बनाने वाले अमीर नहीं होते। सॉरी टू ब्रेक इट टू यू, बहुत अनक्लासी लगता है, ऐसा लगता है नया नया पैसा देखा है तुमने। तो फिर अमीर होते कौन है? इंडिया में अमीर मुझे लगता है वही है जो अत अमीर है, जो मतलब जनरेशनल अमीर है, जो अपने को बर्थडे विश कराने के लिए दुनिया भर के इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर खरीद लेता है। खैर ये सब बातों में कुछ नहीं रखा, जियो और जीने दो। बट ऑन अ सीरियस नोट, इंडिया में वेल्थ इनइक्वालिटी कितनी है? रिपोर्ट बताती है कि जो टॉप 1% अमीर हैं देश के, वो देश की 40% संपत्ति ओन करते हैं। यस, टॉप 1% होल्ड 40% वेल्थ इन द कंट्री। सोचो कितने ही अमीर होंगे। EMI पे आईफोन छोड़ो, फरारी भी नहीं लेते। इनको इंग्लिश में कहते हैं UHNI, अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, मतलब अमीर लोग जो और अमीर होते जा रहे हैं। रिपोर्ट ने यह बताया कि पिछले 5 सालों में उनकी संपत्ति 200% से ज्यादा बढ़ी है। घटी किसकी है? ऑब्वियसली जो बॉटम का गरीब आदमी है। रिपोर्ट का बेसिकली ये कहना है कि जितना जिसके पास ज्यादा पैसा, उतना ही और वो अमीर हो रहा है। इनफैक्ट इंडिया के जो टॉप 5 बिलियनियर एंड बिलियनियर फैमिलीज हैं, पिछले 5 सालों में उनकी संपत्ति 400% से बढ़ी है। मतलब अंबानी, अडानी, मित्तल, जिंदाल, नादर और गोस्वामी, अर्नब की बात कर रहा हूं। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। मैं तो मालिक माजी माजी। मुकेश अंबानी की वेल्थ पिछले 6 सालों में 150% से बढ़ी है। सुनील मित्तल 450%, सावित्री जिंदल 750% और गौतम अडानी जो देश के सबसे रिचेस्ट आदमी हैं, उनकी संपत्ति 600% से बढ़ी है पिछले 5 सालों में। मैं तुमको न्यूज बता रहा हूं, राहुल गांधी होता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता इस पे। राजीव कुमार जी कहते हैं ये तो 100% सच है। जहां 5 करोड़ के फ्लैट में कुछ लोग रहते हैं, वहीं उसी बिल्डिंग की सुरक्षा कर्मी का वेतन मात्र 15,000 होता है, वो भी 12 घंटे बिना छुट्टी। इतना खराब तो शायद ब्रिटिश काल में भी नहीं था। असमानता अपने चरम सीमा पर आ चुका है। एक चीज होती है जिसको कहते हैं मिनिमम वेज, हमारे यहाँ पे मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट नहीं है। विदेशों में अगर आपको छोटा सा छोटा काम कराना है, डिलीवरी बॉय या फिर एक बेबी सिटर, तो उनका भी एक मिनिमम आवरली वेज होता है। अगर आप उसको उतना दोगे तो वो आएगा। हमारे यहाँ उससे कम में एक बाई महीने भर घर के बर्तन मांजती है और दिवाली पे बख्शीश भी नहीं मांगती। उसके अलावा दिवाली की बख्शीश भी दे लो तो माई बाप। गरीब लोगों के लिए मंदिर बन रहे हैं, उन्हें पैसों की जरूरत नहीं है। इतनी डीप बात बोलोगे तो तुम्हारा घर चले ना चले, उस पे बुलडोजर जरूर चलेगा। दिस इज ओनली द टिप ऑफ आइसबर्ग एंड द ब्लैक पार्ट एज वेल। सोचो ये तो व्हाइट में पैसा है। IPL चल रहा है, ये क्या दिखा रहे हो आप? सॉरी यार, मैं फालतू की बातें करने लगा। वैभव सूर्यवंशी क्या खेल रहा है यार, तुम देख रहे हो? उसने बुमराह को तो क्या छक्का मारा यार डाउन द ग्राउंड। हेजलवुड की ओवर में 6-4 जो बॉल दिख रही है स्विंग कर रहा है उस पे। लेजेंड यार, वंस इन अ जनरेशन बैट्समैन। अच्छा, बीच बीच में हमारे सब्सक्राइबर्स कमेंट करते रहते हैं, तो सब कमेंट भी उनके पढ़ते चलते हैं। खूबसूरत _shish_15 ने कमेंट किया है, व्हाई डोंट इन्फ्लुएंसर्स फाइल PIL against the government is what the government is doing by taking down anybody's video without any clarification, and what we have is the only voice. At the end, it's a democratic nation. एक सेकेंड, आपने क्या बोला? इन्फ्लुएंसर। पहली बात तो इन्फ्लुएंसर कुछ फाइल करने में नहीं बिजी है। इन्फ्लुएंसर इस टाइम पे बिजी है कि कौन से ब्रांड से कौन सी सरकार का कौन सा कैंपेन आ जाए कि हम खड़े होके वनतारा की या पंजाब समिट की तारीफ कर दें। दूसरी बात तो हर इन्फ्लुएंसर को टारगेट नहीं किया जा रहा। इन्फ्लुएंसर्स को तो बाकायदा सरकार पैसे दे रही है उनका एजेंडा प्रमोट करने के लिए। कुछ जर्नलिस्ट हैं जो बात कर रहे हैं आपस में कि क्या किया जाए, और तुम अगर आप बोल रहे हो PIL फाइल करो, तो कहां, किसके खिलाफ और किसके समक्ष? पूरा सिस्टम ही आपके खिलाफ है भाई। कोई PIL के मगरमच्छ खाने आया है, आप कह रहे हो कछुए पे बैठ के तैर जाओ। ऐसे थोड़ी होता है। मीनवाइल सोशल मीडिया पे इस लड़की की वीडियो वायरल होती है। नाम है लिसिप्रिया कंगुजाम। वैसे तो एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, लेकिन हाल ही में इन्होंने मणिपुर में हुए एक घटना को लेकर आवाज उठाई। चीख चीख के बोल रहे देशवासी कहां है, CM कहां है, हमारे PM कहां है। आप बोलते हो कि शांति है, बट व्हाट इज, वेयर इज दैट पीस? दरअसल ये घटना हुई थी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में एक BSF जवान के घर। जब वो बिहार में उनकी पोस्टिंग थी, तो उनके घर में, जहां उनकी बीवी और छोटे छोटे 2 बच्चे सो रहे थे, कुकी मिलिटेंट्स ने सोते वक्त उनकी फैमिली पर एक मिसाइल अटैक कर दिया। उनकी मां अस्पताल में क्रिटिकल है और दोनों बच्चों की मौके पे ही मौत हो गई। इसके बाद वहां पे लोकल लोग काफी गुस्से में आ गए, प्रोटेस्ट हुए। एक पास में एक आर्मी का कैंप था, वहां पे हमला कर दिया। क्रॉस फायरिंग में 2 सिविलियंस की और जान चली गई।
एंड आई नो व्हाट यू आर गोइंग टू से कि अब भी चल रहा है मणिपुर में ये सब। हाँ भाई, अभी भी चल रहा है। पिछले 4 साल कोविड खत्म हो गया, पेंडेमिक खत्म हो गया, मणिपुर का इशू खत्म नहीं हो पा रहा। अगर आपको नहीं पता तो मणिपुर में कुकीज एंड मेतईज, 2 ट्राइबल कम्युनिटीज के बीच में बेसिकली ये पूरा सिविल अनरेस्ट है। हम लोग ने 3 वीडियो सीरीज बनाई थी, ग्राउंड रिपोर्ट, आप जाके देख सकते हो, पूरा मसला समझ जाओगे। इम्फाल के पास मेतई रहते हैं और चुचानपुर और बिष्णुपुर जहां पे ये घटना हुई है वहां पे कुकीज का डोमिनेंस है। वहां पे तो अब ये हालत भी नहीं है कि पॉलिटिक्स खेली जा रही है, दोनों कम्युनिटी के लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं और ये सालों से चला आ रहा है। रिसेंटली एक अपडेट हुआ था जब वहां पे नई सरकार बनी थी, सीएम मेतई कम्युनिटी के थे, जो डेप्यूटी सीएम में वो कुकी कम्युनिटी के बने थे, तो लगा था कि चलो अब वापस से शांति आएगी, पर अभी कुछ भी ऐसा होता नहीं दिख रहा। बस ऐसी वीडियोस आती हैं। अनरेस्ट के बीच में वहां पे असला बारूद लोगों के पास इतना पहुंच गया, पता नहीं है किसके घर पे आर्सन है, किसके घर पे बंदूकें हैं। और कुछ तो ऐसी न्यूज आती है ना कि भाई सुन के रूह कांप जाती है। बच्चे, सोते हुए बच्चों पे मिसाइल अटैक, मतलब मुझे बोलते हुए डर लग रहा है, आप सुन के सहम गए होगे, पर सोचो वहां के लोग फेस कर रहे हैं इस चीज को। हमारे ही देश का एक स्टेट है जो सालों से इसी कंडीशन में। चलो अगली खबर भी मध्य प्रदेश से ही सुनाता हूं। वहां पर इस हफ्ते एक घटना हुई जो देश भर में चर्चा का विषय बन गई। चर्चा का विषय बन गई। देख रहे हो कैसे बैठना शुरू किया, धीरे धीरे न्यूज एंकर बनता जा रहा हूं दोस्तों। एक दिन आज तक पे देखूंगा मौलाना पंडित लड़ाते हुए। 7 तारीख की रात को व्यापारी देवकृष्ण पुरोहित के घर में रातों रात चोर घुसते हैं, उनके और उनकी पत्नी के साथ मारपीट करते हैं, कैश ज्वेलरी चोरी करते हैं और जाते जाते उनको जान से मार देते हैं। ऐसा उनकी पत्नी प्रियंका पुरोहित ने सबको बताया। मेरे को गद्दे के ऊपर ले गए, ये वाली अलमारी उन्होंने ढूंढी, नहीं मिला। मैंने बोला मैं सब दे दूंगी, हमको छोड़ दो। मेरा सामान मैंने सब निकाल के दे दिया। पुलिस ने जब तफ्तीश की तो उन्होंने बोला कि 1 सेकंड, आप तो बोल रही थी 3.5 लाख रुपए चुरा के ले गए, ये तो आप ही के बिस्तर के नीचे से निकले। तो बोली ओ इनको मारा ये नहीं पता, उधर मेरे को बांध दिया, तो उसके बाद इधर मारा। अर्जुन कपूर को तो 4 बार ब्रेकफास्ट में खा जाइए। इन्होंने मगरमच्छ फेल बिल्कुल आंसू तो निकाल दिए, लेकिन बाद में मैडम पकड़ी गई, क्योंकि गरीब हो ना, अपनी आदत से गरीब हो। जब आपने स्टोरी बनाई थी कि 3.5 लाख रुपए वो लोग लूट के ले गए, तो जब ले गए तो ले जाने देती, उसको छुपाने की जरूरत थी। बाद में उनसे पूछा क्यों, अब सच बताओ, तो जाके उन्होंने कबूला कि इनका ऑलरेडी किसी से अफेयर चल रहा था और इन्होंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति को मारने के लिए तीसरे व्यक्ति को 1 लाख रुपए की सुपारी दी और सबने मिलकर उसको मार दिया। सोनम भी मध्य प्रदेश की थी ना, इंदौर की तो थी वो भी। ये मध्य प्रदेश की लड़कियां बड़ी तेज हो गई हैं। और पता, पति को ताने मारा करती थी कि तू तो काला है, मैं तो तुझसे बेटर डिजर्व करती हूँ, मैं साहिबा बाली, तू कल्लू कुल्लू। ओ माय गॉड, व्हाट्स हैपनिंग इन द इंडियन सोसाइटी? इफ यू डोंट वांट टू लिव विद एनीवन, कम्युनिकेट एंड डोंट लिव विद देम, व्हाई किल देम? आल्सो नॉर्मलाइज डाइवोर्सेस इन द कंट्री। दे लिया ज्ञान, पेल लिया तूने, है? जा तेरी गर्लफ्रेंड को कंट्रोल। शी इज अ बेटर एक्ट्रेस देन ऑल द नेपो चिक्स कंबाइंड। सिस्टर कैन ईट जानवी कपूर एंड आलिया भट्ट फॉर ब्रेकफास्ट। Had me in the first half, not gonna lie. Poor, grieving widow, mastermind in just 6 hours. Dark reality of society is that feminists will either keep quiet or casually justify this as nothing serious in this act. पहली बात तो सूडोज, एक तो उनकी चक्कर में तो फेमिनिज्म को बर्बाद मत करो। फेमिनिस्ट अच्छे लोग होते हैं, वो सूडोज तो देखना भी कमेंट सेक्शन में काला ड्रम वाला जोक मारेंगे अब। अच्छा, समझ रहे ना कि स्टैंड अप में ना एक पार्ट लोगों को बहुत पसंद आया, जब वो अपूर्वा के केस के बारे में बता रहा था, जब लड़की ने उसको डिसरिस्पेक्ट किया और उसने वापस जवाब दिया, तो पावरफुल मोमेंट था। क्यों? क्योंकि अगेंस्ट अ मैन इट वाज अ वुमन स्टैंडिंग अप फॉर हरसेल्फ। एक और ऐसा ही वीडियो मुझे सोशल मीडिया पे इस हफ्ते देखने को मिला। ओके, वीडियो थोड़ा पुराना है, पाकिस्तान का है। ये खातून एक पत्रकार है, वहां के लोगों से जाके वहां के मसलों के बारे में बात कर रही थी, तभी ये महाशय सामने आ जाते हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा मुल्क नाम को तो इस्लाम का है, ठीक है, लेकिन हमारे अंदर कोई काम भी इस्लाम का नहीं है। कौन सा गुनाह का काम कर दिया हमने? अब वो कुछ लड़की नहीं होते जिन्होंने पूरी कौम के फत का ठेका ले रखा होता है कि अरे लड़कियों को ऐसे रहना चाहिए, औरत पर्दे में ही अच्छी होती है, और उनसे रीजनिंग पूछो तो और माशाल्लाह बोलते हैं कि मिठाई खुले में रहती है तो उसमें मक्खियां भिनभिनाती हैं, लेकिन ढकी रहती है तो नहीं होती। ठीक है, आदमी को कीड़ा मकोड़ा समझ लिया, लेकिन वो भूल जाते हैं कि खजूर और खातून में अंतर होता है। और उसको बोलता है कि अरे आप तो इस्लाम के मुल्क में हैं और आपको ये हुक्म मिला है, और उससे बिना पूछे उसके ऊपर वो दुपट्टा डाल देता है। हमने सबसे पहले काम ये किया कि आप मेरे सामने खड़े हो इस्लामी मुल्क में, तो आपके सर पे दुपट्टा नहीं है, ठीक है? और भाई तुम लोगों का इस्लाम दुपट्टे से क्यों शुरू होता है, दुपट्टे पे क्यों खत्म हो जाता है? पकड़ो अपनी चादर, मेरे पास है, तो ये मेरा डिसीजन है ना, आपका थोड़ी ना। आपका डिसीजन क्यों है? अल्लाह के हुक्म। देखो, आपने मुझे मेरी परमिशन के बगैर टच किया। आप अपने बॉडी को कैसे ढक रही है, वो आपका डिसीजन क्यों है? पता
कितना बड़ा गुनाह किया आपको मैं टच नहीं किया, आपके सर पे अपनी तो आपने क्यों नहीं बहन नहीं मैंने अपनी बहन समझा, अरे उससे तो पूछ ले उसने तुझे अपनी बहन समझा कि नहीं समझा। बहन के ये इस्लाम सिखाते हैं आपको? इस्लाम ने हमें कुरान नहीं ये सिखाते ये पर्दे का हुक्म दिया, तो मतलब किसी की भी माँ बहन को हाथ लगाते जाओगे? किसी की माँ, मैंने आपको अपनी ये आप अरेस्ट हो सकते हो इस बात पे, आपको पता है? तैयार हूँ। ये सोशल हैरेसमेंट है। जब एक वोकल इंडिपेंडेंट औरत के सामने एक मिसोजिनिस्टिक आदमी खड़ा होता है ना, उसकी सिट्टी बिट्टी खुल जाती है। इस बेचारे को पता भी नहीं होगा कि ये एक पेट्रियार्कल माइंडसेट है, ये रिग्रेसिव है, ये औरत को कमोडिटी की तरह ट्रीट कर रहा है, ये उसकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इतना सब कुछ नहीं पता है। मोस्ट प्रोबेबली इस बच्चे को भी ये चीजें सिखाई गई होंगी। और आजकल समाज में से बहुत सारे मर्द घूम रहे हैं। एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में आदमी की ईगो को इतना इन्फ्लेट किया जाता है ना कि जब उसको एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट औरत सामने दिखती है तो वो इनसिक्योर हो जाता है और उसकी इनसिक्योरिटी उसे कंट्रोल करने में निकलती है। मैंने ये लाइन ना अभी तो मैं फेमिनिज्म का सार बता दिया। कमेंट्स पढ़ते हैं। मारिया बोलती है इस्लाम कमांड्स मेन टू लोअर देयर गेज, हाउ मेनी इन द क्राउड एंड दिस डमएस हिमसेल्फ आर लोअरिंग देयर गेजेस। हो सकता है मैं हिंदू हूं, थोड़ा अलग हो, लेकिन इस्लाम कुछ किसी को कमांड नहीं करता। वो क्या कहते हैं ना, रवि गुप्ता की लाइन है वहां पे एक, धर्म निभाना होता है, धर्म मानना नहीं होता। सब मानने में लगे हैं, निभाना कोई नहीं चाहता। लोग अपने हिसाब से धर्म मान के अपना आप करो, और जब तक अपने में कर रहे हो ठीक है, दूसरों पे आप थोपने लगते हो ना, फिर आप धार्मिक आदमी रह ही नहीं जाते। आदमी या औरत जो भी है। लव यू हो गया इंटरव्यू और आप ही छा गई आप। इन पाकिस्तानी मर्दों का इस्लाम औरतों के दुपट्टे से शुरू होता है और 4 शादियों पे खत्म। द इंटरव्यूअर मेड मी बिलीव देयर आर सम नॉर्मल पीपल इन पाकिस्तान, नॉट मच बट दे आर। Pakistani men are insufferably disgusting. Look at the confident expression of this man as if he had solved all the issues of the world. भाई let's not generalize here. कई सारे और पाकिस्तान के क्रिएटर्स हैं जो वॉक्स पॉप करते हैं और वहां उनको ऐसे आदमी मिल जाते हैं तो वो भी झाड़ देते हैं। तो बात एक धर्म में या एक देश में नहीं है, बात है उन हर जगह के सोशल एलिमेंट्स। अगर आप पाकिस्तान बोल रहे हो तो क्या इंडिया में ऐसे नहीं रहते? अगर आप इस्लाम बोल रहे हो तो क्या हमारे हिंदुओं में ऐसे बेगैरत मर्द नहीं है जिनको औरत के पर्दे की लेंथ के हिसाब से अपनी मर्दानगी घटती बढ़ती दिखती है हर जगह। ऑल दैट इज फाइन, बट व्हाई इज विदित गुजराती इन पाकिस्तान? रिवर्स हमजा। एनीवे, मुझे लगा कि जितनी भी कंटेंट मैंने देखा है पूरे यूट्यूब जर्नलिज्म रिपोर्टिंग के स्पेस में, दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मोमेंट्स आई सॉ ऑन कैमरा। कि एक औरत पूरे मर्दों के हुजूम के बगल में खड़े होकर अपने आप को ना सिर्फ डिफेंड करती है, उनको स्कूल करती है और वहां पे एक स्टेटमेंट भी सामने रख देती है। मुझे बहुत पावरफुल लगा, मुझे लगा आपके साथ शेयर किया जाना चाहिए। और अगर आपने इनका काम देखा है, इनको जानते हो, तो प्लीज आप भी इनको अप्रिशिएट कीजिएगा। अच्छा, जब एक तरफ ईरान और यूएस न्यूक्लियर खेल रहे थे, तब चुपचाप से इंडिया ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया। एक बहुत बड़ी खबर आई दैट इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर गोज क्रिटिकल। दैट वाज द हेडलाइन एंड आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। कहा जा रहा था कि इंडिया ने न्यूक्लियर एनर्जी में एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया है जो आगे जाके हमारे देश की एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर कर सकता है। बट अगेन द प्रॉब्लम वाज आई स्टिल डिडंट अंडरस्टैंड शिट। बट इजीएस्ट तरीके से बोलने तो PFBR प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी अचीव कर ली। एज अ नॉन टेक्निकल स्टूडेंट दिस इज द बेस्ट यू कैन एक्सप्लेन। बट बिहाइंड द सीन्स हुआ क्या, उसके पहले ना थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता देता हूं। हर बड़े देश को आगे बढ़ने के लिए, चलाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे वो कोल एनर्जी हो, चाहे वो फ्यूल से एनर्जी मिल रही हो, ऑयल गैस नेचुरल, सब कुछ एनर्जी है। और जिसकी जैसी एनर्जी सिक्योरिटी है उसके हिसाब से उस देश की इकोनॉमी चलती है, उस हिसाब से उस देश को प्रोग्रेस मिलती है। जैसे कि ईरान, सऊदी, इनके पास तेल बहुत है तो इनकी पूरी इकोनॉमी तेल पर डिपेंडेंट है। अमेरिका एक तरह से कुछ इंपोर्ट करता है, कुछ उसका खुद का है। भारत के पास अपने ऑयल रिजर्व्स नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ता है, या तो हमें तेल इंपोर्ट करना पड़ता है बाकी देशों से, क्रूड ऑयल वगैरह। जब ऐसी कोई क्राइसिस आए तो हम परेशान हो जाएं, इससे हमारा जो अपना पैसा है वो बहुत ज्यादा खर्च होता है, इकोनॉमी नीचे जाती है। या दूसरा तरीका होता है कोई दूसरी ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ जाओ, या तो आप क्लीन एनर्जी, आप इलेक्ट्रिसिटी या विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इन तरफ की जा सकते हो। या फिर दुनिया का सबसे बड़ा दाव न्यूक्लियर एनर्जी। हाँ, न्यूक्लियर एनर्जी जो यूरेनियम से बनती है वो अल्टीमेटली है तो एनर्जी ही ना। अब या तो तुम उससे बॉम्ब बना लो या बिजली। अब प्रॉब्लम क्या है कि न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है वो बहुत ज्यादा तेज होती है, फिजन फ्यूजन, इतना तो हम सब ने समझा है। थोड़ी सी गलती यहां वहां हुई रिएक्टर में, एक जगह की पूरी जनरेशन खत्म हो सकती है, वहां पे रेडिएशंस फैल सकते हैं। और अगर आपको बेसिकली समझाऊं तो इंडिया ने इसी स्पेस पे बड़ा अचीवमेंट किया है। अब ये है पीरियोडिक टेबल, तो मैं इसके सिर्फ 3 एलिमेंट समझने हैं यहां पे। एक है यूरेनियम, तभी केमिस्ट्री में पास नहीं हो पाया।
अब अगेन केमिस्ट्री स्टूडेंट नहीं हो तो जितना समझ पाए उस हिसाब से समझाऊंगा। यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम। यूरेनियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट इंडिया के पास इसके रिजर्व्स नहीं है। इंडिया के पास थोरियम के रिजर्व्स हैं, पर यूरेनियम से एक स्टेज होगी जिसके बाद प्लूटोनियम का काम आएगा, प्लूटोनियम से एक स्टेज होगी जिसके बाद थोरियम का काम आएगा एनर्जी बनाने के लिए। अब एक चीज होती है PFBR, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अब मैंने बताया ना यूरेनियम फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस है, बट PFBR में क्या होता है, वो यूरेनियम से बिजली तो बनाता ही है, बट बाय प्रोडक्ट में प्लूटोनियम छोड़ता है। क्रिटिकलिटी अचीव करने का मतलब यही है कि रिएक्टर के अंदर खुद न्यूक्लियर चेन रिएक्शन चल रही है बिना किसी एक्सटर्नल इंटरवेंशन के। इसीलिए फिजिक्स में भी फेल होता हूं, तुमसे ना हो पाएगा। कि रिएक्टर में बिना किसी एक्सटर्नल इंटरवेंशन के अंदर ही एक न्यूक्लियर चेन रिएक्शन चल रहा है, जिससे एनर्जी भी जनरेट हो रही है, प्लूटोनियम भी निकल रहा है। अब ये प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर में बनता है जिसमें यूरेनियम यूज होता है। अगेन यूरेनियम हमारे पास बहुत कम है, ग्लोबली सिर्फ 1-2% यूरेनियम इंडिया में पाया जाता है। अब बारी आती है स्टेज 2 की। यहीं पे क्रिटिकलिटी अचीव हुई है, जहां पे प्लूटोनियम को यूज करके रिएक्टर में एनर्जी और बाय प्रोडक्ट में और प्लूटोनियम निकलता है, जिसको स्टेज 3 में थोरियम के साथ यूज करके आप एनर्जी बना सकते हो, और थोरियम हमारे पास है। तो बेसिकली एक एलिमेंट जो आपके पास नहीं है उसका थोड़ा यूज करके आपने केमिकल रिएक्शन उस स्टेज तक पहुंचाया जहां पे आप उस एलिमेंट का यूज कर सकते हो जो आपके पास है अपनी एनर्जी जनरेट करने के लिए। और ये माइलस्टोन अचीव करने वाला इंडिया दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया है। इसके पहले सिर्फ रशिया कर पाया था ये। सहर्ष J_10 बोलते हैं, दैट इज व्हाई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज सो एसेंशियल फॉर आवर कंट्री। ट्रू। एक्सटर्नल एजेंसी विल ट्राई देयर बेस्ट टू डिस्टेबलाइज द कंट्री एंड लिमिट अ ग्रोथ बाय इंटरफेयरिंग इन फंडिंग पॉलिटिकल डिसेंट। तो इस लॉजिक से तो मालिक ऐसा करते हैं ना, डेमोक्रेसी ही खत्म कर देते हैं, डिक्टेटरशिप ले आते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल डिसेंट होगा तो फिर ये नहीं हो पाएगा, है ना। और आप तो ये भूल गए होंगे कि ये जो प्रोग्राम है 2004 में स्टार्ट हुआ था, 2010 तक खत्म होना था, तब कांग्रेस की सरकार थी, तब पॉलिटिकल डिसेंट बीजेपी का था, तो वहां बीजेपी को खत्म कर देते आप जैसे। इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, फिर भी आदमी की IQ नहीं बढ़ा पाए हम लोग। ये चीजें देखता हूँ, मन को इतना संतोष होता है। If Congress had been in power, a scientist would have been dead or assassinated before final achievement. कांग्रेस के 9 पे स्टार्ट हुआ था। राहुल गांधी साइंटिस्ट में कितने SC थे? ये फनी है, मजा आया। क्या हमें ऐसे न्यूक्लियर प्रोग्राम की जरूरत है क्या? पैसे हमें LPG हेल्थ केयर में नहीं लगाने चाहिए। अगर LPG हेल्थ केयर में पैसे नहीं लगाओगे तो न्यूक्लियर कभी कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि रोटी आदमी खाएगा तभी तो रिएक्टर पे जाएगा। बात तो सही है। मतलब एक को नीचा दिखाए बिना दूसरे की तारीफ होती नहीं है लोगों से। नजर न लगे उस डोनाल्ड ट्रंप की बस। एक बहुत क्यूट सी वीडियो वायरल होती है नागालैंड से, जहां पे एक लड़का गलती से अपने स्कूल का डस्टबिन तोड़ देता है। तो वो जा करके अपने घर पे बताता है कि भाई हमने डस्टबिन तोड़ दिया, तो उसके घर वाले उसको एक नया डस्टबिन देते हैं स्कूल के लिए, और चुपचाप से वो नया एक नए रंग का डस्टबिन लाके स्कूल में इंस्टॉल कर देता है, जिसको मालविका मोहन बोलती हैं पीक पेरेंटिंग। Only if adults acted this responsible in public, we would have been a far better nation. क्लास 10D में मेरा दोस्त ट्यूबलाइट लाया था। अरे साला, संरक्षणम, मेरा झाड़ू चुराया साला। बच्चा है, चाहता तो छोड़ देता है। लोग भी कहते हैं कि क्या बच्चे से हो गई गलती, लेकिन किसी ने नहीं मांगी थी, फिर भी उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। नागालैंड का गोल्डी बरार। अच्छा, वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस आ रहे हैं, असम में हो चुके हैं, आप जानते हैं। और जब इलेक्शन आते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज कैंपेनिंग के लिए अलग अलग तरीके अपनाती है। कभी स्पीचेस देते हैं, रैली में बुलाते हैं, कभी अखबारों में ऐड छपवाते हैं, घर घर जाके हाथ जोड़ते हैं। लेकिन बंगाल में TMC ने एक अलग पैतरा अपनाया। उन्होंने अपने कैंपेन के लिए निकाला है कस्टम लूडो बोर्ड। नाम लूडो है, अंदर सांप सीढ़ी चल रही है। पासा चला 2 आया, चला रूपोश्री, रूपोश्री सीढ़ी है, ऊपर चले गए आप। एक और पासा चला, ओ लक्ष्मी भंडार, सीधा ऊपर चले गए। और 97 पे अमित शाह, 98 पे मोदी जी मिलते हैं, दोनों काट के गरीबी पे ले आते हैं। अन्ना मलाई भी है इसमें, DMK के भी हैं, शुभेंदु अधिकारी भी लगा दिया। ममता दी खेला होबे स्लोगन आछे, तुम्ही तो सीरियसली लेबो ना छे। बताओ 97 98 नंबर पे नरेंद्र मोदी अमित शाह रख दिया। बताओ राहुल गांधी जीवन में सांप भी नहीं बन पाए। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। क्या बोल रही है समझ नहीं आ रहा, पर इतना समझ आ गया है कि लोग बीजेपी को सांप बोल रहे हैं। ये आपने अपनी सीढ़ी चढ़ाने के चक्कर में बीजेपी को जो सटली सांप बोला है। बिगेस्ट स्नेक का फोटो मेन पेज पे है। ओ बीजेपी सपोर्टर्स इन द हाउस। The next big best thing TMC can offer to the unemployed people of Bengal। देखो मेरे हिसाब से ये सिस्टम ऑफ गवर्नेंस भी ठीक ही है।
अगर मैं एक बेरोजगार व्यक्ति हूं और मुझे सरकार 150 रुपए का लूडो और 1500 रुपए पर मंथ दे रही है, क्यों बनना जीवन में सक्सेसफुल? क्यों चाहिए नौकरी? क्यों चाहिए छोकरी? क्यों छोकरी तो चाहिए, क्यों चाहिए नौकरी? देखो मेरा कॉन्सेप्ट ना बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप नौकरी लोगे, यानी कॉर्पोरेट लेडर चढ़ोगे, यहाँ पे आप ममता दीदी का गेम खेलोगे, उनकी स्कीम का लेडर चढ़ोगे, यहाँ आपको इनके विरोधी काट देंगे, यहाँ भी आपका कोई ना कोई विरोधी आपका काट ही देगा। तो जब कटना ही है तो मेहनत क्यों करना? लॉजिक लॉजिक लॉजिक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली न्यूज की तरफ। यहाँ पे वेस्ट बंगाल में लूडो खेला जा रहा है। वहां पे गुजरात में म्युनिसिपैलिटी को चुनाव हो रहे हैं, जहां पे वार्ड में पार्षद के लिए कैंडिडेट पता कैसे चुने जा रहे हैं? ग्राउंड वर्क के साथ साथ कैंडिडेट्स का सोशल मीडिया प्रेजेंस भी काउंट हो रहा है कि आपने कितनी आईडी बनाई है, हमारी पार्टी के सपोर्ट में कितनी रीलें शेयर की, उनमें कितनी व्यूज आए हैं, कितने लोगों को कॉमेंट में आपने। अच्छा वो आईटी सेल वाला, अच्छा हाँ, कैंडिडेट का अलग क्राइटेरिया होगा। मतलब कितने फॉलोअर्स हैं, कितनी वायरल रील बनाई, या पार्टी का नैरेटिव आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कितना पुश कर पाए, वो भी एक फैक्टर होगा जो डिसाइड करेगा कि आपको पार्टी का टिकट मिलता है कि नहीं। और भाई सिर्फ कॉर्पोरेट में नहीं, पॉलिटिक्स में भी एआई घुस गया है। ये एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर से कैंडिडेट्स के पोर्टफोलियोज को एनालाइज कर रहे हैं कि भाई कौन सा सही कैंडिडेट होगा जिसको पार्टी का टिकट दिया जा सकता है। सीट पे 4-4 गुना लोगों ने अप्लाई किया है। कुछ कुछ तो ऐसी सीट है जहां पे 100 एप्लीकेशंस आई हुई हैं। तो अब वहां पे लोग अपने बायोडेटा के साथ साथ इंस्टाग्राम का इनसाइट्स भी लेके आ रहे हैं कि ये देखिए, ये मैंने पेज बनाया है, इतने मैंने कंटेंट शेयर किए, एक पे 1 मिलियन व्यूज हैं, एक पे 500 के व्यूज हैं। एक ने तो कहा मेरे को प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं, तो बोला कि भाई ये कौन सी बड़ी बात है, तो हर दूसरे ट्रोल को कर देते हैं। नॉट। और बताओ डेवलपमेंट बाद में, पहले मेरे प्रोफाइल का एंगेजमेंट देखो तुम। बट आई थिंक इट्स अ स्मार्ट मूव, इट्स अ गुड मूव, विन विन सिचुएशन। पार्टी के लिए भी अच्छा है, आपको ग्राउंड वर्क के साथ साथ ऐसे लोग मिल जाएंगे जो पहले से अपनी कुछ सोशल मीडिया प्रेजेंस रखते हैं, वो आपके फॉलोअर के साथ साथ वो अपने फैंस को आपका फॉलोअर भी बनाएंगे। और क्रिएटर के लिए भी आसान है, मांगना ही तो है। पहले लाइक मांगते थे, अब वोट मांगना है। लीजिए 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। अगली वायरल खबर सुनो पंजाब से, जहां की कोर्ट ने जज को बेल रिजेक्ट कर दी। What? Yes, you heard that right? क्या बात कर रहे हैं? कोर्ट के जज ने जज की बेल रिजेक्ट कर दी। इंडियन जुडिशरी इंसेप्शन। दरअसल पंजाब के पटियाला की एक सिविल जज पर एक आरोप लगा कि उन्होंने हाल ही में अपने एक कलीग, जो हाल ही में जिनका इंतकाल हो गया था, उनके घर से कुछ वैल्यूएबल ज्वेलरी, कैश वगैरह चुराया हुआ है। और ये सब मामला सीसीटीवी में कैद हुआ है। तो उसी बेसिस पर जज साहब के घर में चोरी के केस में जज साहब के खिलाफ जज साहब के सामने दलील दी गई। माय लॉर्ड, मेरा मुजरिम ही माय लॉर्ड है। बताओ, जज ही कटघरे में आ गया, एग्जामिनर ही फर्रे लेके आया था। जब न्याय का फैसला करने वालों का ये हाल है तो बाकी वालों का क्या हो सकता है? इंडिया में कौन सी तरक्की की कमी रह गई? ओनली वे जज कुड सेव हिमसेल्फ इज टू समहाउ फीचर इन एनसीईआरटी। चैप्टर 18। You very चालाक bro। जज भी चोर बन गए। ये और दो मोदी को वोट। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। इसके बाद जज ने जज की बेल रिजेक्ट करके जज ने जज पे एफआईआर कर दी। ये सब चल रहा है आजकल। देश संकट में है। और पंजाब तो दोस्तों फिर भी बेटर है, वहां कैश ज्वेलरी सब चोरी हो रहा है। दिल्ली में तो दूध चोरी हो रहा है। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में उत्तम नगर एरिया से दूध चोर गैंग पकड़ी। सुबह सुबह प्री 5 AM फैक्ट्री से भर भर के क्रेटों में दुकानों के लिए दूध आता है ना, और वो दुकानों के बाहर ही रखा जाता है। तो ये लोग क्या करते थे, ऑटो में आते थे और वो क्रेटें उठा उठा के ले जाते थे। कितनी कॉन्फिडेंस से उठा रहा है। 2 क्रेटें उठाने में जान निकली जा रही है, बेचारा पीने के लिए चुरा रहा है क्या ये? आप इसे रोजगार कहोगे कि या नहीं कहोगे? किसी ने कमेंट किया कि ट्रंप वेनेजुएला का तेल चुरा सकता है, तो क्या भारत का चोर दूध भी नहीं चुरा सकता? बात तो सही है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट सेगमेंट इज मीम विथ द टीम एंड विथ द पीजी नो जी ओजी श्याम मीरा सिंह सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बैठ के यहीं बैठा था, बाद में मैंने कहा चलो बैठ के मीम रिव्यू करते हैं। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? 36 में तो दुनिया खत्म है। सर कैसा है, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। क्यों? ऐसी ही बहुत बढ़िया हो। और जो अभी सुना है कि आपको उठा के ले गए थे कुछ पुलिस वाले। कुछ नहीं हुआ तो मीम पे आओ। She wants to learn editing. एडिटिंग सिखाना। हाँ, इसको थोड़ा राइट कर, थोड़ा सा लेफ्ट। मैं टच कर सकता हूँ क्या? हाँ। एडिटिंग सिखाना। क्या रिलेटेबल लग रहा है क्या? ये रिलेटेबल है भाई। एडिटिंग के साथ पुराना रिश्ता है,
अरे मोदी जी आप रियल आईडी से आओ। अरे बेटे मॉनिटर भी लाइक मुझे क्यों तोड़ा? Hi. Hi, actually I'm working, so I'll talk to you later. Okay, but what are you having? Crispy semolina shells with matcha herb elixir. वाह, snap भेजना। ऐसा होटलों में होता है ना, डिश का नाम समोसा होगा बट प्रेजेंट ऐसे किया होगा पता नहीं क्या है। एक में करती है उसमें बाय द वे व्हाट आर यू हैविंग, तो बताते हैं कि आई एम हैविंग दिस sourdough bread with a infusion with milk infused with tea gardens and something like पराठा चाय खा रही थी। विश्व युद्ध होता है तो कौन सा देश सबसे ज्यादा शक्तिशाली नजर आता है? नो डाउट भारत सबसे शक्तिशाली देश है सर। कैसे, कोई कारण बताइए। यूएसए के विदेश मंत्री मार्क रूबियो और भारतीय विदेश मंत्री एक बार बात कर रहे थे आपस में, तो जो यूएसए के जो विदेश मंत्री उनकी आंखों से कोई लेजर लाइट नहीं निकल रही थी, जबकि भारतीय विदेश मंत्री की आंखों से ऐसे लेजर लाइट ऐसे निकल रही थी। सैलरी कितनी लोगे डिस्कस कर लें, पोस्टिंग कहाँ लोगे डिस्कस कर लें। एक चीज़ और है कि जितने भी तुम देखोगे ना जो गवर्नमेंट के प्रो वाली रील बनती हैं, है ना, उनके बंदे तो अनपढ़ हैं, उनके जो भक्त अनपढ़ हैं, लेकिन उसमें जयशंकर की वीडियो होगी, मोदी की, उसमें हमेशा गाने इंग्लिश के मिलेंगे तुम्हें। तो तब तक धुरंधर नहीं आई थी ना, अब बनेंगे ना उनके। अब तो अच्छे जान से गुजरते हैं, लेजर लाइटें निकल रही हैं। लेजर लाइट गायब हो गया आजकल, लेजर लाइट वो खुद नहीं निकल रहा है आजकल से निकल रही है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? फाइनली ट्रीटमेंट मिल गया। बड़ा बढ़िया करते हो यार ये सब तुम लोग। इसको देखते हुए मॉल ने तुम लोगों के लिए इनाम रखा है 500। हाँ सर वो वही मैं तो देखता था लोगों को, तो मुझे लगा इनको कुछ मिलता होगा, हाँ। तो वही ट्राई कर रहा था। सर कहाँ मिलेगा, दे दीजिए। आओ चलो जी। 480 हो गए, 20 छोड़ दीजिए सर। छोटी फिल्म यार, ये लेजेंड बहुत लेजेंडरी। विजय 3 का है, विजय, छोटी फिल्म और क्या नाम है, हंसलिंग रंजन। एक वो भी तो है जो दामाद बनता है और हमेशा गुस्से में रहता है, उसका कैरेक्टर ही मतलब वही बन हम गया। दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे, लेकिन नाम भूल रहा हूँ। ऐसी एक्टिंग करता है, हाँ यार, दामाद वाले हैं वो हंसलिंग रंजन की पूरी टीम के साथ वो वीडियो बनाने लगा था। आएगी ना, यहीं से आएगी, यहीं सो रहा हूँ मैं अभी, यहीं से आएगी ना। अजीब जबरदस्ती है। जो टोन है ना बोलने का, टोन नीचे करके बात कर, समझा कि नहीं? औकात में रहा करो। तो बता दो तुमको औकात में भी। मोदी भी लाइक चाय लगा दूं। अरे ये गरीब बीच में क्या कर रहा है? इफ शाहबाज शरीफ इज द ट्रांसलेटर, देयर विल बी अ न्यू वॉर। हमको तो रानी चलाती। देखा वो? देखा था। कैसा लगा? सुपर भाई, तगड़ा ही एपिसोड बनाया भाई, बहुत तगड़ा। मतलब भाई कैसे कैसे वो एक पॉइंट पर रो देता है बिल्कुल। ये वो कंटेंट है ना जिसने यूट्यूब की इज्जत बढ़ाई है। हाँ, जैसे ध्रुव राठी ने भी, नीतीश राजपूत ने भी, इन्होंने भी अपने कंटेंट से यूट्यूब की इज्जत बढ़ाई है। उस टाइम पाकिस्तान से सपोर्ट आ रहा था मेरे को, वो कह रहे थे आप हमारे यहाँ शो चालू करो समय भाई, हम एक भी जोक नहीं काटेंगे आपका। मैंने कहा जो आप काटेंगे उसका क्या, मार दूंगा मैं बम। मार ना, मार के दिखा, मार। कल मारूंगा बम, कल आ जाइयो, तैयार रहियो, बम मारूंगा। 6 दिन हो गए, कल मारूंगा, मार। 4 बजे आ दूंगा। सिविलियंस को हटा लियो अपने, वो अभी हटा ले तो मार दे। मारूंगा। हाँ मार ना, पागल है आदमी। हाँ डर गया। समवन रोड हाजमोला खा के लोग बम ही मारते हैं। अच्छा ओ पीक डिटेलिंग मिस्टर आदित्य धार। चला जाए भाई। वी हैव लॉस्ट द कीज। हार्मोन नहीं खुलेगा मेरा। अभी एक वीडियो जिसमें एक यूएस का कोई ऑफिशियल था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वो पाद देता है उसमें, तो ईरान वाले ट्वीट करते हैं कि खुल गया स्ट्रेट। एक बार मोदी जी जो पुतिन के साथ गाड़ी में नहीं बैठे थे, हाँ। तो उस समय एक मीम वायरल हुआ कि पुतिन ने नाक बंद कर ली थी। अच्छा। मीम वायरल हुआ कि मोदी जी पाद दिए। हालांकि वो गलत खबर। मोदी जी क्या पॉलिटिक्स के टाइगर श्रॉफ हैं? तो ये था दोस्तों इस हफ्ते का मीम रिव्यू एपिसोड। पूरा एपिसोड आपको चैनल पे एक्सक्लूसिव मिल जाएगा एज यू नो। पसंद आया हो तो लाइक करना, नहीं पसंद आया, इनकी शक्ल देके डिसलाइक करने का मन हो तो दोबारा मेरी देख लेना, आपको लाइक करने का दोबारा मन कर जाएगा। कुछ हम लोग मिस कर गए हो, एनी न्यूज, एनी टॉपिक, प्लीज डू कॉमेंट, वील कवर इट इन मिड वीक. For that, if you have to see it, do subscribe to our channel. These are the numbers and names of only names of the members of the channel. Thank you for supporting. So कुछ बोलना चाहोगे? इतनी लंबी स्पीच दी, फुल इंग्लिश वो भी. Thank you so much.
गरीब ना अपनी आदत से गरीब हो। चलो, थैंक यू सैम भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन द मीम रिव्यू and we'll see you next week. Till then, tata, bye bye, take care, and don't forget to like, subscribe. हो गया भाई, हो गया। अरे लाइन मेरी तुम्हारी लाइन हो सकती है, मेरी नहीं हो सकती। ये ऐसे ही देश के गरीब को दबाया जा रहा है। यही कम्युनिज्म है जो हमें चाहिए। देश का गरीब बोलना चाहो, अब अमीर आके बोले नहीं हो गया तुम्हारा, तो मेरा SIR से नाम कटवा दो तुम्हारा बस चले तो। चलो यार,